और लेकिन अब चंद्रशेखर आजाद अगर खुद को एक नए विकल्प के तौर पर पेश कर रहे हैं, और जाहिर सी बात आप देखिए इस लोकसभा चुनाव के बाद से चाहे वो हम कांग्रेस पार्टी की बात करें या फिर समाजवादी पार्टी की बात करें, जितने मुस्लिमों से जुड़े जो मुद्दे हैं उस पर पहले जैसे मुखरता से अपनी बातों को नहीं रख रहे हैं। जाहिर सी बात है एक लोकतांत्रिक देश में कहीं ना कहीं आपको चुनाव जीतने के लिए सभी वर्गों की जरूरत होती है, सभी वोट बैंक की जरूरत होती है। और जिस तरीके से अब जो शांति देखी जा रही है खासतौर पर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में, कहीं ना कहीं मुझे लगता है चंद्रशेखर आजाद लगातार संसद में भी जिस तरीके से उठा रहे हैं दलितों का मुद्दा, मुस्लिमों का मुद्दा, और अभी हाल ही में उनका एक बयान भी वायरल हुआ था कि आए मेरे घर में जो मुस्लिम है वो नमाज पढ़ सकते हैं, ये मेरी। चुनावों से पहले राजनीतिक पार्टी के नेताओं की बयानबाजी शुरू हो जाती है। चुनाव से पहले सरगर्मियां बढ़ने लगती हैं, लेकिन इस बार उत्तर प्रदेश की जो तस्वीर देखने को मिल रही है वो किसी से छुपी नहीं है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि उत्तर प्रदेश में एक और जहां बीजेपी के अंदर बगावत हो गई है, तो इसी बगावत का फायदा तमाम विपक्षी पार्टियां उठाना चाहती हैं। और वो कहावत कही भी जाती है कि दो बिल्लियों की लड़ाई में तीसरा फायदा उठा ही जाता है। तो क्या अब जो तीसरे मैं जिक्र जिसका कर रहा हूं, जो तीसरा पार्टी है, वो क्या विपक्ष के तौर पर अगर हम देखें, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो या चंद्रशेखर आजाद रावण का जिक्र कर लेता हूं, वो जिस तरीके से मुसलमानों को अब कहीं ना कहीं और लुभाने की कोशिश करें, लेकिन एक बड़ा चेहरा चंद्रशेखर आजाद रावण की अगर मैं बात कर लूं तो वो चुनाव जीते भी हैं और बाकायदा जिस तरीके से अब उनका पूरा सपोर्ट उनको सपोर्ट मिल रहा है मुसलमानों का, मुसलमानों की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। आजम खान की तारीफ करना, क्या कहता है उत्तर प्रदेश का सियासी समीकरण, इसी मुद्दे पर मेरे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं मेरे सहयोगी सिराज। और सिराज जो कि लगातार राजनीतिक खबरों पर पकड़ बनाए हुए हैं, उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, उत्तराखंड हो, यहाँ तक कि राजधानी दिल्ली हो, तमाम खबरों पर जिस तरीके से बारीकी से वो नज़र बनाए हैं, हम इन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे। सिराज, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है इस प्रोग्राम में आपका। सिराज, सबसे पहला मेरा सवाल ये, उत्तर प्रदेश में हम सभी जानते हैं कि मुसलमानों का वोट बीजेपी को कभी नहीं पड़ा है, और अभी जो हाल ही में नतीजे आए लोकसभा चुनाव के उत्तर प्रदेश में, हमने देखा कि मुसलमानों का एक तरफा वोट पड़ा, जिससे समाजवादी पार्टी की जो वोट शेयर है वो बढ़ा। लेकिन क्या अब आजम खान के ही जरिए ये जो मुसलमान वोट बैंक है, चंद्रशेखर आजाद रावण, क्या अपनी तरफ लाने की कोशिश कर रहे हैं? जी बिल्कुल, मुझे लगता है चंद्रशेखर आजाद जिस तरीके से खुद को उत्तर प्रदेश की राजनीति में दलितों और मुस्लिमों के बीच एक नए विकल्प के तौर पर पेश कर रहे हैं, जाहिर सी बात है अब समाजवादी पार्टी की चिंताएं बढ़ने वाली हैं। और समाजवादी पार्टी ने जिस तरीके से कहीं ना कहीं योजना बनाई है कि आने वाले उपचुनाव में या फिर विधानसभा चुनाव में पूरी तरीके से तैयारियां हो रही हैं, लेकिन आजाद समाज पार्टी उत्तर प्रदेश की राजनीति में बड़ा खेल करने वाली है, ये मैं आपको आज ही लिख के दे रहा हूं। क्योंकि नगीना से उनकी जीत अपने आप में कह सकते हैं कि कई सवाल खड़े करती है बीएसपी की रणनीतियों पर, समाजवादी पार्टी के रणनीतियों पर। आप देखिए कि वो सिर्फ 2 सीटों पर उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ते हैं, लेकिन एक में उनको जीत मिलती है और वो नगीना सीट होती है। और नगीना सीट से जीत इसलिए भी उनके मायने रखते हैं क्योंकि वहां पर देखिए तो बीएसपी पार्टी के आकाश आनंद जाते हैं, मायावती जाती है वहां पर, अखिलेश यादव जाते हैं, और तमाम जो बीएसपी या फिर बात करें हम समाजवादी पार्टी के, कांग्रेस के तमाम लीडर्स जो है वहां पर जाते हैं, उनके खिलाफ प्रचार प्रसार करते हैं। आप देखिए कि केंद्रीय मंत्री तक वहां पर जाते हैं बीजेपी की तरफ से, और फिर भी कहीं ना कहीं 1 लाख से ज्यादा वोटों से चंद्रशेखर आजाद की जीत अपने आप में कहीं ना मुझे लगता है कि बड़ी जीत है। और खास तौर पर देखा जाए जिस तरीके से उन्होंने हाल ही में जो बयान दिया है आजम खान को लेकर के, मुझे लगता है ये एक रणनीति है जिसके तहत अब मुस्लिम वोट बैंक को पुख्ता तरीके से अपने साथ जोड़ने का जो पूरा कवायद है उसमें जुट गए हैं। और जाहिर सी बात है इससे मुझे लगता है चंद्रशेखर आजाद के लेकर कहीं ना कहीं मुस्लिमों के प्रति जो है उनका वोट बैंक जो है वो बढ़ता हुआ नजर आएगा। इस चर्चा को हम आगे और बढ़ाएंगे, लेकिन इससे मेरा एक छोटा सा सवाल है। ये भी कहा जा रहा है कि कांग्रेस मुसलमान वोट बैंक अपनी तरफ कर रही है उत्तर प्रदेश में, समाजवादी पार्टी को संभल कर रहने की जरूरत है। तो आखिरकार क्यों तमाम राजनीतिक पार्टियों का जो फोकस है वो मुसलमानों की तरफ बढ़ रहा है, और जो चंद्रशेखर आजाद रावण है, क्या आजम खान के सहारे जिस तीर को लगाने की कोशिश करे, और आप ये जानते भी होंगे कि आजम खान के रिश्ते समाजवादी पार्टी से ठीक भी नहीं है, क्योंकि जो कोशिशें
की जानी चाहिए थी आजम खान को छुड़ाने के लिए, वो अखिलेश यादव ने नहीं की। तो आपको लग रहा है कि शायद अब कहीं ना कहीं मुसलमान वोट बैंक अगर फिर से बढ़ जाता है, अगर कांग्रेस को कुछ पड़ जाता है, कुछ सपोर्ट चंद्रशेखर आजाद रावण को पड़ता है, तो सबसे बड़ा नुकसान अब समाजवादी पार्टी को हो रहा है। जी, जाहिर सी बात है, इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने अगर उत्तर प्रदेश की राजनीति में इतना बेहतर प्रदर्शन किया है तो उसमें दलित और मुस्लिम वोट बैंक काफी अहम माना जा रहा है। और खास तौर पर देखा जाए तो पीडीए का जिस तरीके से उन्होंने नारा दिया कि पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक मतलब सीधे तौर पर मुस्लिम वोट बैंक उनके साथ था, दलित वोट बैंक उनके साथ था, पिछड़ा उनके साथ था। और यही वो बड़ी वजह है कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने अच्छा प्रदर्शन किया है और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ा नुकसान हुआ है। और लेकिन अब चंद्रशेखर आजाद अगर खुद को एक नए विकल्प के तौर पर पेश कर रहे हैं, और जाहिर सी बात है, आप देखिए इस लोकसभा चुनाव के बाद से, चाहे वो हम कांग्रेस पार्टी की बात करें या फिर समाजवादी पार्टी की बात करें, जितने मुस्लिमों से जुड़े जो मुद्दे हैं उस पर पहले जैसे मुखरता से अपनी बातों को नहीं रख रहे हैं। जाहिर सी बात है, एक लोकतांत्रिक देश में कहीं ना कहीं आपको चुनाव जीतने के लिए सभी वर्गों की जरूरत होती है, सभी वोट बैंक की जरूरत होती है। और जिस तरीके से अब जो शांति देखी जा रही है खासतौर पर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में, कहीं ना कहीं मुझे लगता है चंद्रशेखर आजाद लगातार संसद में भी जिस तरीके से उठा रहे हैं दलितों का मुद्दा, मुस्लिमों का मुद्दा, और अभी हाल ही में उनका एक बयान भी वायरल हुआ था कि आए मेरे घर में जो मुस्लिम है वो नमाज पढ़ सकते हैं, ये मेरी खुशनसीबी है। तमाम तरह के जो बयानात हैं उनके साथ दिए गए हैं और जाहिर सी बात है इसका फायदा उन्हें चुनाव में देखने को मिलेगा। तो चंद्रशेखर आजाद इस बात को बखूबी समझते हैं कि देश की राजनीति में, खासतौर पर भारत जैसे देश में, जो जाति कार्ड है वो काफी अहम हो जाता है चुनाव के मद्देनजर। और इसी को देखते हुए कहीं ना कहीं चंद्रशेखर आजाद दलित समुदाय से हैं, तो दलित वोट बैंक उनके साथ तो है ही, लेकिन चुनाव जीतने के लिए आप सिर्फ दलितों के भरोसे नहीं बैठ सकते। और यही वो बड़ी वजह है कि मायावती को हार मिली है। और कहीं ना कहीं उन्होंने मुस्लिम वोट बैंक है उसको साथ जोड़ने की कवायद में लगातार मुस्लिमों से जुड़े मुद्दे को उठाते रहते हैं, लगातार मुस्लिमों की बात करते हैं। इससे मुझे लगता है जाहिर तौर पर अब अखिलेश यादव की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। जी देखिए, बहुत बारीकी से हमारे जो सहयोगी हैं सिराज बता रहे हैं। और देखिए, कहा भी ये जाता है, बहुत पुरानी लाइन है कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन के, हिंदुस्तान हमारा। ये हिंदुस्तान हमारा है और जाति और धर्म के आधार पर जिस तरीके से तमाम राजनीतिक पार्टी के नेता बांटते हैं आपस में लोगों को और वोट बटोरने का काम करते हैं, सिराज हमारी नज़र उत्तर प्रदेश पे इसलिए और भी बढ़ रही है क्योंकि जो चाहिए था उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को, खासतौर पर लोकसभा की 80 में से 80 सीटें चाहिए थी, लेकिन जिस तरीके से हम देखें कि 50 भी नहीं ला पाए। और उसके बाद हम लगातार उत्तर प्रदेश में देख रहे हैं कि कभी केशव प्रसाद मौर्य योगी आदित्यनाथ पर निशाना साध रहे हैं, कभी योगी आदित्यनाथ एक बैठक में, इसका पूरा जो हार का श्रेय है वो योगी आदित्य जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देना चाहते हैं। और हाल ही में जो चुनाव उत्तर प्रदेश में होने वाले हैं 10 सीटों पर, तो क्या लग रहा है आपको, क्या जो हालात इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के अंदर बने हैं, ये आपसी कलह एक बार फिर से कहीं ना कहीं बीजेपी को लेकर डूब जाएगी और इसका फायदा चंद्रशेखर आजाद रावण, समाजवादी पार्टी और तमाम और जो राजनीतिक दल है उनको होता नजर आएगा? जी, मुझे लगता है इसका खामियाजा भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा चुनाव में भुगतना पड़ा है। और तभी कहीं ना कहीं उनके कार्यकर्ता थे जो कहीं ना कहीं वो जमीनी तौर पर एक्टिव नहीं नजर आए थे। और खास तौर पर देखा जाए तो अयोध्या के अंतर्गत जो फैजाबाद सीट आती है उस पर भी भारतीय जनता पार्टी को हार मिला। और मुझे लगता है इस हार पर चिंतन मंथन करने की जरूरत है। आप देखिए कि योगी आदित्यनाथ की मुश्किलें इसलिए भी बढ़ाई जा रही हैं क्योंकि केंद्र में उनका जो कद है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और माना यह जा रहा है कि आने वाले समय में योगी आदित्यनाथ पीएम पद की दावेदारी ठोक सकते हैं। एक बड़े नेता हैं और उनकी नीतियों की तमाम तारीफें होती है, लेकिन जो गृह मंत्री अमित शाह हैं वो खुद को कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री के तौर पर आगाह करना चाहते हैं और केंद्र में जो राजनीति है उस पर अपनी पकड़ बनाना चाहते हैं। तो मुझे यही लग रहा है कि योगी आदित्यनाथ को इसीलिए दरकिनार किया जा रहा है। पूरा का पूरा जो चुनाव है, लोकसभा चुनाव, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर लड़ा गया, लेकिन जब हार हो गई तो सीधे तौर पर आप मुख्यमंत्री को टारगेट करते हैं। आप देखिए कि टिकट बंटवारे को लेकर के हो या फिर स्टार प्रचारकों की लिस्ट की हो या फिर बैठकों का दौर हो, तमाम चीजें जो है वो गृह मंत्री अमित शाह करते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ पर जब हार हो जाती है तो उन पर ठिकरा फोड़ दिया जाता है। तो जाहिर सी बात है, मुझे लगता है उत्तर प्रदेश की राजनीति में खासतौर पर बीजेपी में बड़े बदलाव के आसार नजर आ रहे हैं। सिराज, एक आखिरी सवाल मेरा रहेगा और आखिरी सवाल ये है कि जिस तरीके से हम और आप काफी पढ़ भी रहे हैं इस बारे में कि योगी आदित्यनाथ की कुर्सी को लेकर चर्चा हो रही है। ये कहा जा रहा है कि उन्हें मुख्यमंत्री पद से हटाया जा सकता है, ये कहा जा रहा है कि नए मुख्यमंत्री बनाए जा सकते हैं। तो क्या जो उपचुनाव होने वाले हैं, अगर उसका जो परफॉर्मेंस है वो काफी खराब रहता है, उसमें बीजेपी को उतनी जो उम्मीद है वो भी
नहीं हो पाती है, तो क्या शायद इस तरीके का बड़ा फैसला लिया जा सकता है? मुझे लगता है कि इसकी तैयारियां जो है वो लोकसभा चुनाव के दौरान से ही शुरू हो गई थी और खास तौर पर देखा जाए अगर उस समय फेरबदल होता तो जाहिर सी बात है भारतीय जनता पार्टी को और भी ज्यादा नुकसान झेलने को मिलता है। क्योंकि आप देखिए कि योगी आदित्यनाथ जो है वो वसुंधरा राजे नहीं है, वो शिवराज सिंह चौहान नहीं है, वो रमन सिंह नहीं है, जो कि कहीं ना कहीं उनको साइडलाइन कर देंगे बहुत ही आसानी से और वो शांत बैठ जाएंगे। मुझे लगता है योगी आदित्यनाथ का उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बड़ा कद है और उनके चेहरे के ऊपर जी कहीं ना कहीं वोट पड़ता है। और जिस तरीके से केंद्र में नरेंद्र मोदी है, उनके नाम पर कहीं ना कहीं वोट मिलता है भारतीय जनता पार्टी को, उसी तरीके से योगी आदित्यनाथ का जो है उत्तर प्रदेश की सियासत में उनका कद है। और जाहिर सी बात है ये उभरता हुआ चेहरा गृह मंत्री अमित शाह के लिए मुसीबतें खड़ी कर सकता है आने वाले समय में। इसी को देखते हुए कहीं ना कहीं उनको दबाने का प्रयास जरूर किया जा रहा है। और जाहिर सी बात है जेल से निकलते ही अरविंद केजरीवाल ने जो दावा किया था कि ये सीएम योगी को उनकी कुर्सी से हटा देंगे, उसमें कहीं ना कहीं अब उस बात को जो है हवा मिल गई है, उसके और भी ज्यादा कयास जो है तेज हो गए हैं। और खास तौर पर देखा जाए तो अब कहीं ना कहीं बड़ा उलटफेर होता हुआ नजर आएगा। जी देखिए, बहुत बारीकी से हमारे सहयोगी ने बताया। और देखिए, एक कहा भी जाता है कि राजनीति में कोई किसी का सगा नहीं, ऐसा कोई नहीं जिसे ठगा नहीं। क्योंकि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कुर्सी की इस लड़ाई में अपने ही अपनों को किनारा कर देते। इसके बहुत सारे उदाहरण हमने देखे हैं। चाहे देखिए उत्तर प्रदेश का जिक्र कर लेते हैं, अखिलेश यादव मुलायम सिंह यादव के बीच में लड़ाइयाँ जो हुई थी वो इसी पार्टी को लेकर हुई थी। चाचा शिवपाल को अखिलेश यादव ने किनारे लगा दिया। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, बहुत सारे ऐसे नाम हैं, मैं उन नामों को गिनवाना नहीं चाहूँगा, लेकिन ये कहीं ना कहीं इशारा कर रहा है कि उत्तर प्रदेश में अगर इसी तरीके की आपसी फुटमस रही तो शायद इसका बड़ा फायदा विपक्ष ले जाएगा और जो 2027 का जो मॉडल तैयार किया जाना है वो अधूरा ही रह जाएगा। आज के इस विशेष प्रोग्राम में इतना ही। आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।